हेलो एवरीवन, विश्वगुरु क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ध्वनि की तीव्रता के बारे में। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि की तीव्रता हम किसे कहते हैं। तो मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्रति इकाई क्षेत्रफल से, इकाई की जगह एकांक शब्द का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता से मतलब होता है एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ध्वनि एक ऊर्जा होती है। जिस प्रकार से प्रकाश ऊर्जा होती है, वैद्युत ऊर्जा होती है, ठीक उसी प्रकार से ध्वनि भी एक ऊर्जा होती है। तो जैसे हम मान लेते हैं कि कोई एक स्रोत है S। सपोज ये स्रोत क्या है, हम मान लेते हैं कि ये स्रोत है एक स्पीकर। जो साउंड होता है, बूफर होता है, हम लोग जिसमें गाने सुनते हैं अक्सर, उसमें क्या लगा होता है, स्पीकर लगा होता है। और जब हम उसको ऑन कर देते हैं, गाना प्ले करते हैं, तो उससे क्या होता है, ध्वनि निकलती है। किसके रूप में, ऊर्जा के रूप में, क्योंकि ध्वनि एक ऊर्जा ही होती है। आपने महसूस भी किया होगा कि यदि किसी स्पीकर के सामने या किसी बूफर के सामने आप कोई छोटी मोटी चीज़ रख देते हैं तो उसमें कंपन होते हैं, अर्थात जो उस साउंड से ध्वनि आ रही है उसमें कार्य करने की क्षमता होती है, और कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। तो ये प्रयोग ये बताने के लिए काफ़ी है कि ध्वनि में कार्य करने की क्षमता होती है, अर्थात ध्वनि एक ऊर्जा होती है। तो मैंने क्या किया है, एक स्पीकर ले लिया और इस स्पीकर को हमने लिख दिया S का मतलब होता है सोर्स, S फॉर सोर्स, यानी ये स्रोत है। किसका स्रोत है, ध्वनि का स्रोत है। जब हम इस स्पीकर को बजाएंगे, तो यहाँ से क्या निकलेंगी, ध्वनि की तरंग। ये क्या है, ये है ध्वनि की तरंग, ठीक है। ये ध्वनि निकलेगी, दूर की ओर जाएगी। ध्वनि हमने कहा एक ऊर्जा है, अर्थात क्या हो रहा हुआ, इस स्पीकर से लगातार ऊर्जा दूर की ओर जा रही होगी, ठीक है ना। मान लेते हैं कि ये हमने कोई एक काल्पनिक तल मान लिया है जिसका क्षेत्रफल कितना है, A के बराबर, A फॉर एरिया, ठीक। ये हमने काल्पनिक तल मान लिया। इस काल्पनिक तल से होकर क्या होगा, ये ध्वनि तरंगें गुजर रही होंगी, ठीक है। ये ध्वनि तरंगें इस काल्पनिक तल से होकर गुजर रही हैं। स्पीकर से निकलने के बाद ऐसे दूर की ओर तरंगें जाएंगी तो इस काल्पनिक तल से गुजरेंगी, ठीक है, जिसका हमने क्षेत्रफल कितना मान लिया, A के बराबर, ठीक। तो A क्षेत्रफल से ये ध्वनि तरंगें गुजर रही हैं। मान लेते हैं कि T समय में, कितने समय में, T समय में इस तल से जो गुजरने वाली ऊर्जा है वो कितनी है, तल से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा वो कितनी है, मान लेते हैं कैपिटल E के बराबर है, E फॉर एनर्जी, ठीक है ना। स्पीकर जब बजेगा इससे ध्वनि तरंगें निकलेंगी, अर्थात ध्वनि ऊर्जा निकलेगी। तो हमने ये मान लिया है कि ये एक तल है जिसका क्षेत्रफल है A। तो इस तल से T समय में, या कहें T सेकंड में, कितनी ध्वनि ऊर्जा गुजर रही है, E के बराबर। कितने सेकंड में, T सेकंड में, ठीक है, पूरे तल से। तो तल के एकांक क्षेत्रफल से या इकाई क्षेत्रफल से
टी समय में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा, टी समय में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा, ये किसके बराबर होगी? देखिए ये प्योरली एक कैलकुलेशन है, ध्यान दीजिएगा। ये एक तल है जिसका क्षेत्रफल हमने कितना माना है? ए माना है। इस तल से जो ध्वनि निकल रही है, यानी कि ध्वनि ऊर्जा निकल रही है, वो टी समय में कितनी निकल रही है? ई के बराबर। पूरे क्षेत्रफल से टी समय में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा कितनी है? ई के बराबर। अब हमें तल का पूरा क्षेत्रफल नहीं लेना है, एकांक क्षेत्रफल लेना है। समय अभी भी हमने टी लिया है। एकांक क्षेत्रफल से टी समय में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा, देखिए पूरे तल से, यानी पूरे तल का क्षेत्रफल कितना है? ए। तो ए क्षेत्रफल से जो गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा है वो कितनी है? ई। ए क्षेत्रफल से, लेकिन अब एकांक क्षेत्रफल है यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल, तो ई में ए से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो तल के एकांक क्षेत्रफल से टी समय में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा हो जाएगी ई डिवाइडेड बाई ए। लेकिन तीव्रता की परिभाषा क्या कहती है? प्रति इकाई क्षेत्रफल से। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल तो हो गया है। एक सेकंड में, यहाँ पे अभी सेकंड कितने हैं? टी, समय टी के बराबर है, इसको भी एकांक करना है। तो अब हम लिखेंगे तल के एकांक क्षेत्रफल से एक सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा कितनी हो जाएगी? टी समय में कितनी है? ई डिवाइडेड बाई ए। तो एक सेकंड में हो जाएगी ई डिवाइडेड बाई ए इंटू टी, यानी ई से ए और टी दोनों का ई में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो यही क्या होती है? यही होती ध्वनि की तीव्रता। तो इस प्रकार ध्वनि की तीव्रता को हम लिख सकते हैं आई फॉर इंटेंसिटी। तो आई बराबर हो जाएगा ई अपॉन ए इंटू टी, ई अपॉन ए इंटू टी, ये हो जाएगी ध्वनि की तीव्रता। अब यहाँ पर हमें ये समझना जरूरी है, ई क्या है? ई है इस तल से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा, कितने समय में? टी समय में, ठीक है ना। तो टी समय में इस तल से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा है ई के बराबर। तो एकांक क्षेत्रफल से कितनी ऊर्जा गुजरेगी टी समय में? ई बाई ए। एकांक क्षेत्रफल से एक सेकंड में कितनी गुजरेगी? ई डिवाइडेड बाई ए इंटू टी, और यही हो जाएगी ध्वनि की तीव्रता। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा कि प्रति इकाई क्षेत्रफल से एक सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। तो ध्वनि की तीव्रता हो जाएगी ई डिवाइडेड बाई ए इंटू टी। ए तल का क्षेत्रफल है, टी समय है, और ई है गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ से अगर ध्वनि की तीव्रता का आपसे मात्रक पूछा जाएगा तो आप मात्रक भी आसानी से बता पाएंगे। कैसे? देखिए, तीव्रता का जो मात्रक होगा, ध्वनि की तीव्रता का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? ई क्या है? ध्वनि ऊर्जा, इसका मात्रक होगा जूल बाई ए क्या है? क्षेत्रफल, इसका मात्रक होगा मीटर स्क्वायर इंटू टी है समय, तो इसका मात्रक क्या होगा? सेकंड। तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा जूल पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, ठीक है। देखिए थोड़ा आपको समझने में जटिल लग सकता है लेकिन बहुत आसान है। मैं एक बार और आपको बता रहा हूँ। देखिए मेरी कोशिश ये रहती है, मैं मानता हूँ कि जो ऑनलाइन टीचिंग होती है उसकी कुछ सीमाएं होती हैं। आप किसी भी बात का बार बार रिपीटेशन नहीं कर सकते हैं, आपको कम समय में ही पूरा कंटेंट डिलीवर करना होता है। लेकिन चूँकि मैं ऑफलाइन ही पढ़ाता रहा हूँ और ऑफलाइन टीचिंग की बात कुछ अलग ही होती है।
तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं किसी भी बात को आपको बार बार समझाऊं ताकि वो आपको समझ में बहुत बेहतर तरीके से आ जाए। तो प्लीज़ यदि मैं किसी बात को बार बार समझा रहा हूँ तो इसको आप अन्यथा मत लेना। ये मेरा एक नेचर है, या आप कह सकते हैं कि मेरी ये टीचिंग की एक हैबिट है। और मुझे ये लगता है, क्योंकि अगर बच्चे मेरे सामने बैठे होते हैं तो वो रिस्पॉन्स करते हैं। यहाँ तो सब कुछ वर्चुअल वर्ल्ड में हो रहा है, कोई मेरे सामने स्टूडेंट तो बैठा नहीं है। तो बस मुझे ऐसा लगता है कि एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे मेरी बात समझ में ना आए। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोगों में से यदि किसी को समझ में नहीं आता है तो बेहिचक आप पूछें, मैं उसको समझा दूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं ध्वनि की तीव्रता को एक्सप्लेन कर रहा था। ध्वनि की तीव्रता की परिभाषा मैंने आपको बताई प्रति एकांक क्षेत्रफल से। देखिए इकाई, एकांक, इन शब्दों का मतलब ये होता है एक मात्रक लेना है आपको। क्या लेना है? एक मात्रक। चलिए मैं फिर से बता रहा हूँ। अगर इकाई लिखा हो, इकाई, ठीक है ना, या क्या लिखा हो, एकांक लिखा हो, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। इन दोनों का मतलब एक ही होता है। जो एकांक का मतलब होता है वही इकाई का मतलब होता है, ठीक। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जैसे लिखा इकाई क्षेत्रफल, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? एक मात्रक किसका लेना है? क्षेत्रफल का लेना है। अब क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर, जिसे हम वर्ग मीटर भी कहते हैं। तो आपको कितना क्षेत्रफल लेना है? 1 वर्ग मीटर। फिर जैसे आगे लिखा है 1 सेकंड, अब यहाँ पे मैंने 1 सेकंड ही लिख दिया है। मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता इकाई सेकंड, या लिखा होता एकांक सेकंड, ठीक है ना। एकांक समय लिखा होता, इकाई समय लिखा होता, या एकांक समय लिखा होता। देखिएगा ध्यान से, इस परिभाषा में यहाँ पर जहाँ 1 सेकंड लिखा है ना, यहाँ पे क्या लिखा हो सकता था? यहाँ पे लिखा हो सकता था एकांक समय, या क्या लिखा हो सकता था? इकाई समय। अब बात फिर से वही आ जाती, इकाई या एकांक का मतलब होता है एक। किसका एक लेना है आपको? उस राशि के मात्रक का एक लेना है। अब राशि क्या है? समय। और समय का मात्रक हम सामान्यतः क्या लेते हैं सभी पद्धतियों में? सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो समय लेना है वो कितना लेना है? 1 सेकंड लेना है। तो यहाँ पे मैंने स्पष्ट रूप से लिख भी दिया 1 सेकंड में, ठीक है ना। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। अब मैंने कहा कि जैसे मान लीजिए ये कोई स्पीकर है, तो ये स्रोत हो गया किसका? ध्वनि का। तो इससे ध्वनि ऊर्जा निकलेगी। मैंने मान लिया कि ये कोई तल है जिसका क्षेत्रफल कितना है? 1 के बराबर है। तो इस तल से ये ध्वनि तरंगें गुजरेंगी, यानी कि ध्वनि ऊर्जा गुजरेगी। तो हमने मान लिया कि t समय में, यहाँ पे t समय का मतलब है t सेकंड में, तो t सेकंड में इस पूरे तल से जो ध्वनि ऊर्जा गुजर रही है वो कितनी गुजर रही है? कैपिटल E के बराबर। कितने सेकंड में? t सेकंड में। कितने क्षेत्रफल से? a क्षेत्रफल से। तो इकाई क्षेत्रफल से कितनी गुजरेगी? समय अभी भी t है, तो हमें क्षेत्रफल से डिवाइड करना पड़ेगा, E/a। अब अगर हम 1 सेकंड समय ले लेंगे तो हमें समय से भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो E/a × t, ठीक है ना। तो यही हो जाती है ध्वनि की तीव्रता। अब एक और गलती ज़्यादातर छात्र कर देते हैं या लोग कर देते हैं, वो होती है प्रबलता और तीव्रता को एक ही मान बैठना। हमने आपको ध्वनि के अभिलक्षण में ध्वनि की प्रबलता पढ़ाई थी। ध्वनि की तीव्रता ध्वनि का अभिलक्षण नहीं है, जबकि ध्वनि की प्रबलता ध्वनि का अभिलक्षण है। प्रबलता कौन सा अभिलक्षण है? जिसके कारण हमें ध्वनि जोर से या धीमे से सुनाई देती है, उस गुण को हम क्या कहेंगे? प्रबलता, लाउडनेस। अब आप ही सोचिए, सभी व्यक्तियों के जो कान के सुनने की क्षमता होती है, या यूँ कहें कि कानों की जो संवेदनशीलता होती है, क्या बराबर होती है? जी नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत जल्दी सुनाई देता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा ऊंची बोलने पर ही सुनाई देता है। नहीं, वो आपसे क्या कहेंगे? अरे थोड़ा ज़ोर से बोलो यार, सुनाई नहीं दे रहा है, राइट। तो एक ही आवाज़ है, बोलने वाला एक ही है, सुनने वाले 2 हैं। एक के कानों की सुनने की क्षमता ज़्यादा है, यानी संवेदनशीलता ज़्यादा है,
और एक के कानों की संवेदनशीलता कम है। समझना, बड़ी मज़ेदार बात है। अब जो बोलने वाला वो एक ही है तो उसकी प्रबलता तो एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन जिसको ज़्यादा सुनाई देता है उसे उस व्यक्ति की आवाज़ ज़ोर से सुनाई देगी। जिसे कम सुनाई देता है उसके लिए वो परफेक्ट है, वो कहेगा हाँ बिल्कुल सही सुनाई दे रहा है। यानी उसे जो सुनाई दे रही होगी ना आवाज़, वो उतनी ज़ोर से सुनाई नहीं दे रही होगी जितना पहले व्यक्ति को दे रही होगी। तो यदि मैं तुमसे कहूँ कि बताइए दूसरे व्यक्ति के लिए क्या ध्वनि की प्रबलता उतनी ही होगी जितनी पहले व्यक्ति के लिए है? जवाब है नहीं। दूसरे व्यक्ति के लिए ध्वनि की प्रबलता कम होगी क्योंकि उसे वो ध्वनि उतनी तेज सुनाई नहीं दे रही है, जबकि जो पहला व्यक्ति है उसके लिए वो ध्वनि की प्रबलता अधिक होगी क्योंकि उसे ज़्यादा तेज सुनाई दे रही है। तो ध्वनि एक ही है लेकिन प्रबलता अलग अलग हो गई। क्यों? क्योंकि कानों की संवेदनशीलता बदल गई। तो ध्वनि की जो प्रबलता होती है वो कानों के संवेदनशीलता की माप होती है। आपको ध्वनि जितना ज़्यादा प्रबल सुनाई देगी, जितना ज़ोर से सुनाई देगी, वो ये बताएगा कि आपके कान ज़्यादा संवेदनशील हैं, उनको ध्वनि आसानी से सुनाई देती है। जबकि ध्वनि की तीव्रता का सीधा सीधा मतलब होता है ऊर्जा से, इकाई क्षेत्रफल से इकाई सेकंड में गुजरने वाली ऊर्जा। अब जैसे ये स्पीकर है तो स्पीकर से ये ध्वनि ऊर्जा के रूप में लगातार निकल रही है। अब कोई व्यक्ति यदि बधिर है, बधिर मतलब जो बहरा होता है, सुनाई नहीं देता, तो उसके लिए ये प्रबलता 0 है, उसे तो सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन जैसे सुनाई देता है उसके लिए प्रबलता बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या तीव्रता बदल जाएगी? नहीं, क्योंकि तीव्रता का इससे कोई मतलब नहीं होता है कि जो व्यक्ति है उसे सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। तीव्रता का मतलब होता है इकाई क्षेत्रफल से इकाई समय में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा, जो कि कांस्टेंट होगी। किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, कम सुनाई देता हो, उसको ज़्यादा सुनाई देता हो, दोनों के लिए ध्वनि की तीव्रता समान होगी लेकिन प्रबलता अलग अलग होगी। तो यहाँ पर आप लोग कभी भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कि तीव्रता और प्रबलता ये दोनों एक ही बातें होती हैं। प्रबलता अलग बात है, तीव्रता अलग बात है। ये भी हो सकता है कि दो ध्वनियाँ ऐसी हों जिनकी तीव्रता समान हो लेकिन उनकी प्रबलता अलग अलग हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। या एक ही तीव्रता की कोई ध्वनि है, उसकी प्रबलता एक व्यक्ति के लिए अलग और दूसरी व्यक्ति के लिए अलग, ये भी हो सकता है। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, क्या कि जब आप ज़ोर से बोलते हैं तो निश्चित रूप से क्या होता है, ऊर्जा ज़्यादा निकलती है। जो ध्वनि है उसमें ऊर्जा ज़्यादा निकलती है और जब ज़्यादा ऊर्जा निकलेगी तो तीव्रता बढ़ेगी। तो यदि प्रबलता बढ़ती है, एक ही व्यक्ति की कोई ध्वनि है, यदि वो उसकी प्रबलता बढ़ाएगा तो ध्वनि की तीव्रता भी बढ़ेगी। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, यदि मैं और ज़ोर ज़ोर से बोलूँगा तो मेरी जो ध्वनि है उसकी प्रबलता बढ़ेगी और प्रबलता बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि ध्वनि की तीव्रता भी बढ़ जाएगी। तो ये रहा ध्वनि की तीव्रता के बारे में। अब हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि ध्वनि जब किसी माध्यम में संचरित होती है, चलती है, तो किन किन चीज़ों का प्रभाव उसकी चाल पर पड़ता है, ठीक है। तो बात करते हैं ध्वनि की चाल पर प्रभाव की, यानी ऐसी कौन कौन सी राशियां हैं जो ध्वनि की चाल को बदल देती हैं। इसके पहले एक टॉपिक जो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं उसके बारे में हम ज़रूर बताएंगे। मैंने आपको बताया था कि तरंगें 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली जो तरंग होती है उसे हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। विद्युत चुंबकीय तरंगें ये क्या होती? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये क्या होती हैं? ये वे तरंगें होती हैं जो निर्वात में होकर भी संचरित हो सकती हैं। निर्वात में संचरित हो सकती हैं। निर्वात क्या होता है? निर्वात से मतलब होता है जहाँ पर कोई माध्यम उपस्थित ना हो, ना कोई ठोस, ना कोई द्रव, ना कोई गैस, यानी वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई पदार्थ ना हो, उसे हम कहेंगे निर्वात। तो ये जो तरंगें होती हैं ये निर्वात में होकर भी संचरित हो सकती हैं, करेक्ट। एग्जाम्पल्स के रूप में जैसे हमारी जो प्रकाश तरंगें होती हैं, सूर्य के जो प्रकाश की तरंगें होती हैं, ये क्या होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें
कैसे पता होती हैं? तो आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम पृथ्वी से ऊपर की ओर जाएंगे, पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाएंगे, तो कुछ किलोमीटर ऊपर जाने के बाद क्या होगा, वायुमंडल जैसे ऊपर जाते हैं वायु का घनत्व तो कम होता जाता है, हल्की गैसें ऊपर होती हैं, भारी भारी गैसें नीचे होती हैं। तो कुछ किलोमीटर जाने के बाद क्या होगा, वायुमंडल समाप्त हो जाएगा, वहाँ पर कोई वायु नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई गैस नहीं होगी। और जब गैस नहीं होगी तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, उसी को हम कहते हैं निर्वात, वैक्यूम। तो जब सूर्य का प्रकाश हम तक आता है, सूर्य हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर, जबकि हमारा जो वायुमंडल है वो तो कुछ किलोमीटर यानी कुछ सैकड़ा किलोमीटर तक होगा, बस उसके बाद कोई वायुमंडल नहीं है। लेकिन जो प्रकाश की तरंगें हैं वो तो 15 करोड़ किलोमीटर से हम तक आ जाती हैं, तो बीच में कोई माध्यम ना होने पर भी हम तक पहुंच जाती हैं। तो सीधी सी बात है, वो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। ऐसे और कौन सी होती हैं, ऐसी एक्स किरणें, एक्स किरणें जो हमारा एक्सरे होता है उसमें जो भी तरंगें डाली जाती हैं वो आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। और रेडियो तरंगें, रेडियो तरंगें ये भी क्या होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। रेडियो तरंगें क्या होती हैं, देखिए हमारे घरों में रेडियो होता है, उस पर क्या होता है, कोई भी स्टेशन आप सेट कर दीजिए, वहीं पे आपको कार्यक्रम सुनाई देने लगते हैं। तो आखिरकार उस स्टेशन से जहाँ से वो तरंगें छोड़ी जा रही हैं, किस रूप में छोड़ी जाती हैं, रेडियो तरंगों के रूप में। और ये कैसी तरंगें होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। हमारे टीवी डिश एंटीना में आने वाली तरंगें, ये भी रेडियो तरंगें होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें। ऐसी होती हैं गामा तरंगें, गामा तरंगें या गामा किरणें, ये भी क्या होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें। ऐसी बहुत सारी तरंगें होती हैं जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं जो निर्वात में होकर संचरित हो सकती हैं, जैसे प्रकाश तरंगें, एक्स किरणें, रेडियो तरंगें, गामा किरणें आदि। ऐसी और भी हो सकती हैं। अब इन तरंगों में होता क्या है, देखिए जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विद्युत चुम्बकीय, तो इसमें क्या होता है, विद्युत क्षेत्र भी होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। विद्युत क्षेत्र भी होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। और ये दोनों क्षेत्र किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात यह है, मैं आपको जब आगे पढ़ाऊँगा कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों ही सदिश राशियाँ होती हैं, यानी इनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों में क्या होता है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो दिशा है वो विद्युत क्षेत्र के कंपन की है, तो इसके लंबवत जो दिशा होती है, लंबवत जो दिशा होती है वो किसकी होती है, इसके लंबवत। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। इसकी लंबवत दिशा होती है चुंबकीय क्षेत्र की, और जो तरंग चलेगी वो इन दोनों के लंबवत चलेगी, इन दोनों के, यानी कि विद्युत क्षेत्र के भी लंबवत होगी और चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत होगी। तो ये होगी तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा। एक बार फिर से सुनिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों परस्पर लंबवत कंपन करते हैं, दोनों परस्पर लंबवत कंपन करते हैं, और इन दोनों के कंपन की दिशा तरंग के चलने की दिशा के लंबवत होती है। ठीक, इसको आप एक कमरे के माध्यम से समझ लीजिए। जो हमारा कमरा होता है, अगर आप उसके कोने को देखेंगे तो एक ये कोर बनती है, एक ये कोर बनती है, एक ये कोर बनती है। ठीक है, कमरे में, कमरा हमारा किस आकृति का होता है, इस आकृति का, ध्यान दीजिएगा, कमरा हमारा इस आकृति का होता है। ठीक है, इस आकृति का होता है हमारा कमरा, राइट। तो यहाँ पे देखिए, एक ये कोर बनती है, एक ये कोर बनती है और एक ये कोर बनती है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस कोर के बीच में कितना कोण होता है, 90 अंश होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस कोर और इस कोर के बीच में कितना होता है, ये भी 90 अंश होता है। और इन दोनों कोर के बीच की बात करें तो ये भी 90 अंश होता है। तो ठीक इसी तरह से
ये विद्युत क्षेत्र की कंपन की दिशा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की है और ये तरंग के चलने की दिशा है। ये तीनों ही एक दूसरे के लंबवत होती हैं। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत कंपन करते हैं तथा इनके कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कंपन हो रहे हैं वो तरंग के चलने की दिशा के लंबवत हो रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, ये कैसी तरंगें होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ठीक है, ये भी हमने आपको पढ़ाया हुआ है। अनुप्रस्थ तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनमें कंपन की दिशा तरंग चलने की दिशा के लंबवत होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कंपन की दिशा है वो तरंग चलने की दिशा के लंबवत है, अतः विद्युत चुंबकीय तरंगें हमेशा अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। एक दूसरी प्रकार की तरंगें होती हैं जिन्हें हम कहते हैं यांत्रिक तरंगें। यांत्रिक तरंगें। अब यांत्रिक तरंगें क्या होती हैं? ये वो तरंगें होती हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी किसी माध्यम का होना बहुत ज़रूरी है, माध्यम में ही संचरित हो सकती हैं। अगर वहाँ पर कोई भी माध्यम नहीं है, न ठोस है, न द्रव है, न गैस है, तो वहाँ पर यांत्रिक तरंगें संचरित नहीं हो सकती हैं। ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब जो हमारी ध्वनि तरंगें होती हैं वो कैसी तरंगें होती हैं? ध्वनि तरंगें हमारी यांत्रिक तरंगें होती हैं। ये इसका उदाहरण है। ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंगें होती हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ध्वनि तरंगें किसी माध्यम में ही संचरित हो सकती हैं। यदि आप सोचें कि ध्वनि तरंगें निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं तो इसका जवाब है कदापि नहीं। ठीक है, तो माध्यम मतलब माध्यम हमने 3 प्रकार का पढ़ा हुआ है नॉर्मली। कौन कौन? या तो ठोस पदार्थ होगा, यानी माध्यम ठोस होगा, या फिर द्रव होगा, या फिर गैस होगा। तो किसी ठोस, द्रव या गैस का होना ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए आवश्यक होता है। तो ध्वनि तरंगें जैसे ठोस में संचरित होती हैं, क्या वैसे ही द्रव में होती हैं या क्या वैसे ही गैस में होती हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो दोनों प्रकार की हो सकती हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ध्वनि तरंगें दोनों प्रकार की हो सकती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें भी हो सकती हैं और अनुदैर्ध्य तरंगें भी हो सकती हैं, लेकिन अधिकांशतः ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें ही होती हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगें जो होती हैं वो केवल ठोसों में या द्रव के केवल तल पर, जैसे ये द्रव भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है मान लीजिए, तो केवल इसके तल पर ही उत्पन्न हो सकती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें द्रव के भीतर या गैस में कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकती हैं। कारण क्या है? कारण है अनुप्रस्थ तरंगों की उत्पत्ति के लिए दृढ़ता का होना बहुत जरूरी है, यानी उस माध्यम में प्रत्यास्थता अधिक होनी चाहिए। ठीक है ना, तभी उस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न हो सकती हैं, तो ठोस में या द्रव के तल पर। करेक्ट। अब बात करते हैं अनुदैर्ध्य तरंगों की। तो सामान्यतः ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं और ये ठोस, द्रव और गैस तीनों प्रकार के माध्यमों में संचरित हो सकती हैं। अब इनकी चाल क्या सब में समान रहती है? तो मैं आपको बता दूं कि जो ध्वनि तरंगों की चाल होती है या जो अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल होती है वो 2 राशियों पर निर्भर करती है। कौन कौन? एक तो माध्यम की प्रत्यास्थता, माध्यम की प्रत्यास्थता, और दूसरा है माध्यम का घनत्व। माध्यम का घनत्व। माध्यम की प्रत्यास्थता और माध्यम के घनत्व पर ध्वनि तरंग की चाल निर्भर करती है। कैसे? यदि प्रत्यास्थता अधिक होगी, नॉर्मली ये होता है अंडर रूट के अंदर प्रत्यास्थता डिवाइडेड बाई घनत्व, ये क्या होती है? ध्वनि तरंग की चाल। तो स्वाभाविक आप देखिएगा, यदि प्रत्यास्थता बढ़ेगी तो ध्वनि तरंग की चाल भी बढ़ जाएगी, यदि घनत्व बढ़ेगा तो ध्वनि तरंग की चाल घट जाएगी। करेक्ट।
तो प्रत्यास्थता अधिक होने पर चाल बढ़ जाती है और घनत्व अधिक होने पर चाल घट जाती है। ठीक है, तो इसी कारण से प्रत्यास्थता और घनत्व के कारण ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रत्यास्थता होती है वो ठोसों की होती है, इसलिए ध्वनि तरंगों की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, उससे कम द्रव में होती है और सबसे कम गैसों में होती है। तो हमने आपको बताया कि ध्वनि की चाल पर प्रभाव, तो ध्वनि की चाल पर सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता है वो माध्यम का पड़ता है, यानी माध्यम ठोस होगा तो उसकी चाल सबसे ज़्यादा होगी, द्रव होगा तो उससे कम होगी और गैस सबसे कम होगी। ठीक है, सामान्य रूप से यदि देखा जाए तो जो 0 डिग्री सेल्सियस पर, यानी अगर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में, हवा में जो ध्वनि की चाल होती है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? ये होती है 331 मीटर पर सेकंड, इतनी होती है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 0 डिग्री सेल्सियस। तब वायु में, अब वायु क्या है? गैस है, ध्वनि की जो चाल है वो 331 मीटर पर सेकंड होती है। इतने ही टेम्परेचर पर यदि हम जल में देखें ध्वनि की चाल, जल में ध्वनि की चाल अगर हम देखेंगे तो कितनी होती है? तो वो देखने को मिलता है वो लगभग 1450 मीटर पर सेकंड होती है। अब आप देखिए, वही ध्वनि है लेकिन जल में इसकी चाल कितनी है? 1450 मीटर पर सेकंड और वायु में 331। तो देख रहे हो आप, इसका लगभग 4 गुना। जल में जो ध्वनि की चाल है वो गैसों की अपेक्षा 4 गुना हो गई। ठीक है, अगर हम यही ठोस में देखेंगे तो लगभग 17 गुनी हो जाती है, 17 टाइम्स। तो ठोसों में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है और गैसों में सबसे कम होती है। तो एक बात तो ये रही कि माध्यम का प्रभाव पड़ता है। दूसरा प्रभाव पड़ता है ताप का। दूसरा प्रभाव पड़ता है ताप का, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ। ताप बढ़ने पर, किसका ताप? माध्यम का। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है, ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। अगर हम किसी भी माध्यम का क्या करते हैं, तापमान बढ़ा देते हैं, वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। कब टेम्परेचर बढ़ता है? जब ऊष्मा दी जाती है। तो मान लीजिए किसी माध्यम को ऊष्मा मिल गई तो उसका तापमान बढ़ गया। तो तापमान बढ़ेगा तो उस माध्यम में ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगी। तो इस लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो जब सर्दियाँ होती हैं तो उस समय, सर्दियों में यानी जब ठंडी वायु हो जाती है उस समय हमारे ध्वनि की चाल थोड़ी कम होती है, और गर्मियों में चूँकि वायु गर्म हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, हमारे ध्वनि की चाल थोड़ी सी बढ़ जाती है। कितनी? देखने को मिलता है कि अगर टेम्परेचर हो जाए 22 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर देखिए 0 था, अगर टेम्परेचर हो जाए 22 डिग्री सेल्सियस यानी तापमान बढ़ जाएगा, तो वायु में जो ध्वनि की चाल होती है वो हो जाती है 344 मीटर पर सेकंड। पहले कितनी थी? 331, अब 344 बढ़ गई। तो तापमान बढ़ाने पर भी, यानी माध्यम का तापमान बढ़ने पर उस माध्यम में ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। तो 2 बातें हो गई कि ध्वनि की चाल किन किन चीज़ों से प्रभावित होती है। इनको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए अभी मैंने आपको बताया कि विभिन्न माध्यमों में जो ध्वनि तरंगों की चाल होती है वो भिन्न भिन्न होती है। ठोस यदि माध्यम में तो सर्वाधिक चाल होती है, और यदि गैसियस है तो सबसे कम चाल होती है। ध्वनि एक तरंगें होती हैं, और तरंग की चाल के लिए मैंने आपको पिछली क्लासेस में ये फॉर्मूला बताया है, v बराबर n इंटू लैम्डा। n तरंग की आवृत्ति होती है और लैम्डा तरंग दैर्घ्य होती है। अगर मैं आपसे कहूँ, ये प्योर मैथमेटिकल बात हो रही है जो बता रहा हूँ कि v की वैल्यू चेंज करना है तो कब चेंज हो सकती है? या तो हम n की वैल्यू चेंज कर दें यानी आवृत्ति को बदल दें, या लैम्डा बदल दें, तरंग दैर्घ्य बदल दें, या ये दोनों बदल दें, तो v की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी तरंग की चाल बदल जाएगी। यदि आपने आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य को नहीं पढ़ा है, मैंने पीछे वाली क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है, इससे पीछे या उससे पीछे, तो ध्वनि की जितनी भी क्लासेस हैं पहले आप उन्हें देखिएगा, तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। तो अगर n या लैम्डा में से कोई एक या दोनों बदलेंगे तो v की वैल्यू बदलेगी।
तो अब सवाल ये उठता है कि अलग अलग प्रकार के माध्यमों में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है, तो आखिरकार कोई ध्वनि जब ठोस माध्यम में चल रही है और जब वही गैस माध्यम में चलती है या द्रव माध्यम में चलती है तो बदलता क्या है? आवृत्ति बदलती है, तरंगदैर्घ्य बदलती है। तो मैं आपको बता दूं, जो ध्वनि तरंगों की चाल होती है, ध्वनि तरंगों की चाल, इनकी जो उनकी चलने की स्पीड होती है उस पर आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, चाल पर आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कारण क्योंकि विभिन्न माध्यमों में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति एक समान रहती है। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति एक समान रहती है। इसका मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि जब माध्यम बदल जाता है, ठोस से द्रव में या गैस में जाती हैं ध्वनि तरंगें, तो आवृत्ति नहीं बदलती। जब आवृत्ति बदलेगी नहीं तो आवृत्ति का चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सिर्फ किसका पड़ता है? तरंगदैर्घ्य का। ठीक है, तो तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। जब कोई भी ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करने लगती है तो फिर उन ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। तो इस तरह से आज हमने ये पढ़ा कि ध्वनि की तीव्रता क्या होती है और ध्वनि तरंगों की जो चाल होती है उस पर कौन कौन सी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। यदि आपको क्लास अच्छी लगे एप्रिशिएट कीजिए। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा या ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आप अपनी बात रखिएगा, मैं जवाब ज़रूर दे दूँगा। ठीक है, बाद बाकी कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, उसके लिए थैंक यू, लेकिन आप 10th के वीडियो जल्दी जल्दी डालिए। तो बेटा मैं आपको कुछ बातें ज़रूर बताना चाहता हूँ कि मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और मुझे अपनी ड्यूटी भी जाना होता है और ड्यूटी के एक निश्चित घंटे हैं, उसके अलावा ही मेरे पास जो टाइम बनता है उसमें मैं आपके लिए क्लास रिकॉर्ड करता हूँ। तो मैंने कोशिश बहुत की है और फ़िलहाल तो कुछ इस प्रकार के कार्यक्रम भी हैं घर में कि मैं एक क्लास से ज़्यादा नहीं ले सकता, और एक क्लास में ले रहा हूँ तो आप समझ लीजिए कि एक ही क्लास डेली आएगी। और उसमें मैं जो कि 9th की क्लास पहले से पढ़ा रहा हूँ, तो जब तक 9th की साइंस हमारी कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक मैं 10th के लिए रेगुलर वीडियो नहीं लाऊंगा। लेकिन जैसे ही 9th की जो साइंस है वो मेरी कंप्लीट होती है, मैं 10th की साइंस के रेगुलर वीडियो लेकर के आता रहूँगा। और मेरी कोशिश यही है कि 9th और 10th कम से कम इन 2 क्लासेस के लिए मैं बोर्ड एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट कोर्स करा दूँ। बात बाकी तो फिर देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही।